तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम इज जीरो देन द डिटर्मिनेंट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो। और ये अंडरस्टूड भी है, अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट इस तरह गिवन है, उसके एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं या फिर एक कॉलम के भी, तो अगर हम उसी रो या उसी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे सारे इंडिविजुअल हमारे एलिमेंट जीरो ही आएंगे, तो टोटल जीरो हो जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी थी। अब देखते हैं प्रॉपर्टी 2 क्या कह रही है। इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो चलिए फिलहाल इसको पहले एक्सपेंड करके देखते हैं कॉलम 1 से, क्योंकि आपको पता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी एक्सपेंड करने का तरीका नहीं आया है तो आप पिछली वीडियो में ज़रूर जाके देखिए, जो हमारी एक्सरसाइज 1 पे बेस्ड वीडियो है, वहाँ पे आपको डिटेल में हमने माइनर को फैक्टर का कॉन्सेप्ट भी बताया है और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं 3x3 का, वो भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो एक्सपेंड अगर कर रहे हैं हम कॉलम 1 से, तो कॉलम 1 के एलिमेंट्स लिखेंगे ऑल्टरनेटिवली 1 -0 और +0 करके, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 2x2 वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। कब? जब हम उस रो और उस कॉलम को हाइड कर दें, यानी 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम हाइड कर दिया तो हमारे पास 5 - 2 0 और 7 बचा। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है 2x2 का, 5 × 7 35, ये हो जाएगा -0। और यहाँ पे कुछ भी आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा, यानी वैल्यू क्या आ गई 35। तो इन्होंने क्या कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अगर इस तरह का केस है। तो आप देख लीजिए 1 × 5 × 7 अगर कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तब भी 35 ही आ रहा है। यानी आप डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस में डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दीजिए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो थर्ड प्रॉपर्टी अब देखते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ये तो अंडरस्टूड भी है, हमने ट्रांसपोज में पढ़ा भी था, तो क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वही ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी 1 4 7 जो हमारी पहली रो है वो पहला कॉलम बन गई, इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों साइड से सेम ही आएगी। और आप चाहें तो इसको करके देख भी सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे अपनी, इफ एनी टू रोज एंड कॉलम if any two rows or columns of a determinant are interchanged then the value of determinant changes with a minus sign। ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, केवल दो रो आपस में इंटरचेंज हो रही है या फिर दो कॉलम। तो दो रो का केस लेके देखें तो अगर हम पहली रो और दूसरी रो को इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में, लिखने का तरीका इस तरह होता है, डबल हेडेड एरो होती है, तो डिटर्मिनेंट जो भी आएगा वहाँ पे वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी नेगेटिव ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रीवियस। तो क्या किया हमने, 2b और 5 को ऊपर लिख दिया, जो हमारी रो 2 थी वो रो 1 हो गई। इसी तरह ये रो 1 वाली रो 2 हो गई और रो 3 तो एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ पे दोनों साइड से डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, बस फर्क रहेगा माइनस साइन का, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ दैट वैल्यू आएगी। मान लेते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू x आ रही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी -(x)। ऑलराइट, तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी फिफ्थ, इफ टू पैरेलल लाइंस दैट मीन्स रोज या फिर कॉलम आपस में अगर दो पैरेलल हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट अगर उनका आइडेंटिकल है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 और 3 ये रो 1 के भी एलिमेंट्स हैं और रो 2 के भी, तो सिंपली डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप बिना एक्सपेंड करे 0 लिख सकते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक्सपेंड करके देख लीजिए, 0 ही आएगा। इसी तरह अगर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तब भी हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ each एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर के कोई नंबर है 2 4 6 कुछ भी हो सकता है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मान लेते हैं हमारा कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 2 7 9 3 1 0, कोई ये डिटर्मिनेंट है हमारा, इसको हमने k से मल्टीप्लाई, k यहाँ पे कोई एक नंबर ले लें, अगर मान लेते हैं k हमारा 2 है और हमने रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है रो 3 का। तो ये प्रॉपर्टी कह रही है कि जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे आएगी, लेट्स से x आ रही है, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा,
जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम्स ऑफ x, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x, यानी x यहाँ पे कोई भी हमारी वैल्यू आ रही डिटर्मिनेंट की, उसको हमने क्या किया, पूरा एक्सपेंड ना करके केवल पिछले वाले डिटर्मिनेंट को जो ओरिजिनल गिवन है उसको हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने 2 लिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये वाली समझ में आई है प्रॉपर्टी। फिर से देख लीजिए एक बार, अगर हमने इस यहाँ पे रो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है सारे एलिमेंट्स को, तो इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। तो ये प्रॉपर्टी कह रही है कि ओरिजिनल जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू मान लेते हैं x आ रही है, या मान लेते हैं कुछ देर के लिए 21 आ रही है। हो सकता है ये ना आए, पर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 21 आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 21 यानी कि 42, यानी उसी के नंबर से हमने अपने पिछले डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स वेयर द अदर रोज एंड कॉलम्स आर नॉट ऑल्टर्ड। तो ये बिना एग्जाम्पल के तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमारा एक डिटर्मिनेंट है 1 + 2x, 3 + 6x, 4 + 8x, 2 3 4 0 1 -5। ये कोई हमारा डिटर्मिनेंट है। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यही इस प्रॉपर्टी में गिवन है कि हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 4 2 3 4 0 1 -5। थोड़ा सा इसको साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस क्या बचा हमारे पास 2x 6x 8x और यहाँ पे 2 3 4 0 1 -5। तो कुल मिला के ये प्रॉपर्टी हमसे यही कहना चाह रही है, अगर इस तरह से कोई भी टर्म्स हमें सब में दिए हुए हैं, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में भी गिवन होते तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देते। तो इन्होंने क्या कहा है, अगर 1 + 2x है इसको हम 1 और 2x में अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे दूसरी रोज एज इट इज रहेंगी दोनों साइड, और दोनों का सम करेंगे हम तो वही सेम डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी जो यहाँ पे करने पे आ रही है। और इसमें भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप चाहें तो इंडिविजुअली इसकी वैल्यू निकालिए और फिर इन दोनों की निकाल के वैल्यू ऐड करके देख लीजिए, वो इसी डिटर्मिनेंट के बराबर ही आएगी। तो प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन मेरे हिसाब से काफ़ी हो चुका है। अब बारी है प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करने की क्वेश्चंस में, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज़ लिखनी नहीं है, क्वेश्चंस ही आएंगे और वहाँ पे आपको किस प्रॉपर्टी को कहाँ पे लगाना है ये ध्यान में देना है। तो चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं। सबसे पहला है हमारा, एक डिटर्मिनेंट गिवन है और इसकी हमें वैल्यू बतानी है विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड करके तो कोई भी बता सकता है रो 1 या रो कॉलम से, लेकिन विदाउट एक्सपेंडिंग हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करके बताना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे C3 जो है हमारा थर्ड कॉलम, उसमें हम किसको ऐड कर दें, C2 को, तो लिखने का तरीका कुछ इस तरह रहेगा और कॉलम 1 एज इट इज़ रहेगा और कॉलम 2 भी एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हम चेंजेस कहाँ कर रहे हैं, C3 में। तो C3 + C2 का मतलब B + C + A, यानी कि A + B + C हो गया। दूसरे में C + A + B, यानी ये भी हमारा A + B + C हो जाएगा। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, चाहे तो B + C + A लिखेंगे, एक ही बात है। और फिर अगले कॉलम में यहाँ पे क्या हो रहा है, A + B + C। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे तीनों हमारे कॉलम 3 में तीनों एलिमेंट्स सेम है, तो इनको हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। A + B + C हमने कॉमन ले लिया फ्रॉम कॉलम 3, तो ये एज इट इज़ लिख देंगे 1 1 1 और ये A B C। अब क्योंकि A + B + C कॉमन आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 1 and 1। तो अब हमारी यहीं पे एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जो कहती है अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, जैसा कि है इस केस में, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर, यानी A + B + C × 0, दैट मीन्स 0 के बराबर। तो यही हमारा आंसर होगा इस डिटर्मिनेंट का। और आप चाहें तो एक बार इसको कन्वेंशनली पूरा एक्सपैंड करके भी देखेंगे तब भी 0 ही आएगा। तो इन प्रॉपर्टीज़ का ये है यूसेज कि वो हमारे स्टेप्स को आसान कर देती हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट गिवन है यहाँ पे भी और हमें इसकी वैल्यू बतानी है विदाउट एक्सपेंडिंग।
तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पास रोज़ या तो दो आइडेंटिकल आ जाएं या फिर एक कोई रो ज़ीरो हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर हम रो वन में रो टू और रो थ्री इन दोनों को ऐड कर दें तो रो वन हमारी कुछ इस तरह दिखेगी, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। रो टू और रो थ्री तो एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। और c माइनस ए एज इट इज़ रहेगा, a माइनस बी एज इट इज़ रहेगा। जिस रो पे हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं केवल उसी को चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ये हो जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी। तो ऊपर देखिए आप, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो रहा है, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो रहा है और माइनस ए प्लस ए, यानी ऊपर ज़ीरो आ रहा है। यहाँ पे b माइनस सी, सी माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पे भी ज़ीरो, और थर्ड जो एलिमेंट है हमारा रो वन का, वहाँ पे भी ज़ीरो आ रहा है। तो किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑब्वियसली ज़ीरो ही आएगी। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑलरेडी इन्होंने कह दिया है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट के टर्म्स जो हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग आउट b माइनस ए फ्रॉम C1 एंड C3, क्योंकि आप देखिए b माइनस ए C1 में भी आ रहा है हर जगह पे, और C3 में भी b माइनस ए कहीं ना कहीं सब जगह आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर b माइनस ए हम C1 से बाहर लिख रहे हैं तो एक बार लिखेंगे, C3 से भी ले रहे हैं बाहर तो फिर से लिखेंगे b माइनस ए। अंदर क्या हो जाएगा, b माइनस ए बाहर आ गया तो केवल b बचेगा, यहाँ पे केवल a बचेगा और यहाँ केवल c बचेगा। सिमिलरली ये हो जाएगा b माइनस सी, a माइनस बी और c माइनस ए। यहाँ पे हमने पहले रो से पहला जो एलिमेंट है कॉलम थ्री का जो पहला एलिमेंट है, वहाँ से हमने b माइनस ए कॉमन ले लिया है तो केवल c बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए b स्क्वायर माइनस ए बी में b कॉमन है, क्या होगा अंदर b माइनस ए। तो अगर हमने ये b माइनस ए कॉमन ले लिया बाहर तो केवल b बचेगा यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे केवल a बचेगा। तो ये तो हमारा b माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो बार है। अब देखिए यहाँ पे b माइनस सी बीच में है, a माइनस बी भी है और c माइनस ए भी। क्या एक और हमें b माइनस सी और a माइनस बी और c माइनस ए दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अगर हम कॉलम वन माइनस कॉलम थ्री कर दें तो कुछ इस तरह आ जाएगा, b माइनस सी, a माइनस बी, c माइनस ए, b माइनस सी, a माइनस बी, c माइनस ए एंड c b a। तो अब क्या हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पे लग रही है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग रही है, जब दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाती है। यानी ये हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो के बराबर। और यही हमें प्रूव भी करना था, तो हेंस प्रूव्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे डिटर्मिनेंट गिवन है और इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमें यहाँ पे इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे रो वन को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, रो टू को हम b से, और रो थ्री को c से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल टाइप में आते हैं, तो इनमें देखिए आप ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। अगर हम रो वन में a से, रो टू में b से और रो थ्री में c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें उसको बराबर करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। यानी a b c से हमने डिवाइड किया है तभी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी वो कैंसिल हो सकता है। यानी ये a b स्क्वायर c स्क्वायर ए बी सी a टाइम्स ऑफ b प्लस सी हो गया। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर b a b c, और यहाँ पे
बी टाइम्स ऑफ सी प्लस ए। कुछ इस तरह हमारे पास दिखेगा। अब देखिए ए प्लस बी, ए बी सी कॉमन है तीनों जगह, यहाँ पे कॉलम 2 में ए बी सी हर जगह से कॉमन है। इसी तरह अगर आप कॉलम 1 में भी देखिए, वहाँ पे भी ए बी सी हमें कॉमन मिल रहा है। तो अगर हम लिखें टेकिंग आउट ए बी सी फ्रॉम वेयर C1 एंड C2, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। 1/ABC एज इट इज़ रहेगा, इंटू ABC क्योंकि हमने कॉलम 1 से बाहर लिया है, इंटू ABC क्योंकि हमने कॉलम 2 से बाहर लिया है। तो ये क्या बचेगा, ऊपर देखिए अगर ABC अगर हमने पहला एलिमेंट कॉमन ले लिया तो केवल बचेगा BC, यहाँ केवल AC और यहाँ पे केवल AB। यहाँ तो 1 1 1 हो गया और यहाँ पे AB प्लस AC, अगर हम ब्रैकेट खोल दें यहाँ पे BC प्लस AB और यहाँ पे AC प्लस BC। अब आप देखिए ABC ये कैंसिल हो गए, बाहर बचा है ABC इंटू, क्या कर सकते हैं हम फिर से कॉलम जो हमारा 3 है उसमें हम कॉलम 1 को ऐड कर दें, यानी C3 प्लस C1, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC और यहाँ पे AB प्लस BC प्लस AC यहाँ से भी आ जाएगा और सिमिलरली यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा। क्या करेंगे हम, तीनों जगह से कॉमन है, यानी कॉलम 3 से हम ABC आउट कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, यानी ABC इंटू AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ आएगा BC AC और AB 1 1 1 और यहाँ पे भी 1 1 1 क्योंकि कॉमन ले लिया है। दो रोज सॉरी यहाँ पे दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इस पूरे को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 0 के बराबर। और यही हमें इसमें प्रूफ भी करना था, तो हेंस प्रूफ लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, जहाँ पे A, B और C AP में है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा गिवन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अब अगर ये AP में है, इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस C यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म, यानी A प्लस C जो है हमारा वो 2B के बराबर होगा। तो इसका हम यूज़ अपने इस डिटर्मिनेंट में करने वाले हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे गिवन दिया भी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए x प्लस 1 है, अगले में x प्लस 2 और फिर x प्लस 3। तो अगर हम x प्लस 1 और x प्लस 3 को ऐड कर दें तो क्या आएगा, 2x प्लस 4 के बराबर। अब उसको हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें ट्वाइस ऑफ इस एलिमेंट से, रो 3 से, रो 2 से, ट्वाइस ऑफ रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। तो पहले तो उन दोनों को एज इट इज़ लिख देते हैं, कॉलम रो 2 और रो 3 को एज इट इज़ लिख देंगे। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 यानी कि 2x प्लस 4 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ R2, 2 टाइम्स ऑफ R2 मतलब 2x प्लस 4। अब 2x प्लस 4 जब 2x प्लस 4 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 ही बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2 x प्लस 4 ऐड हो गए, 2x प्लस 6 होगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ दिस यानी कि माइनस 2x माइनस 6, यानी ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, x प्लस a x प्लस सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस b, इसका मतलब क्या हुआ, 2x प्लस a प्लस सी माइनस 2x माइनस 2b, यानी कि a प्लस सी क्योंकि 2x और माइनस 2x कैंसिल, a प्लस सी माइनस 2b, तो यहाँ पे आएगा a प्लस सी माइनस 2b। तो अब अगर देखिए ऊपर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ से a प्लस सी माइनस 2ab किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ लिखना है, इससे बेहतर है कि हम इसको 0 लिख दें। अब देखिए अगर कोई भी एक रो या कोई एक भी कॉलम अगर 0 हो जाता है, सारे एलिमेंट 0 होते हैं, तो
डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, और यही हमें प्रूव भी करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन दिखने में है पर ऐसा है नहीं बिल्कुल। यहाँ पे डिटर्मिनेंट को हमें प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के बराबर। तो अब हम यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। अगर हम R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर आएगा a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के बराबर। यहाँ पे 2b, यहाँ पे 2c। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आएगा, b माइनस सी माइनस a 2c। सेम यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ 2b c माइनस a माइनस b के बराबर। अब अगर हम पहली रो से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी आउट फ्रॉम R1, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या हो जाएगा, पहले ऊपर आ जाएगा 1 1 1, 2b 2c, b माइनस सी माइनस a 2c, 2b एंड c माइनस a माइनस b। तो अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, पर उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो एलिमेंट्स को, एक रो के दो एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं। यानी यहाँ पे 1 1 1 है, तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे कॉलम जो हमारा 2 है और कॉलम जो हमारा 3 है, इन दोनों को 0 कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे C2 में से अगर हम C1 माइनस कर दें तो ऊपर वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर दो हम एक साथ लगाते हैं तो डबल स्लैश लिखते हैं, यहाँ पे C3 में से भी C1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज 1 2b 2c, ऊपर यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो रहा है। लेकिन ये वाले एलिमेंट्स भी चेंज होंगे क्योंकि b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, ये हो जाएगा हमारा माइनस सी माइनस ए माइनस बी के बराबर। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2c माइनस 2c 0 हो जाएगा, 2b माइनस 2b 0 हो जाएगा, और यहाँ पे c माइनस a माइनस b माइनस 2c, यानी कि माइनस a माइनस b और माइनस c यहाँ से भी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1, जहाँ पे हमें ज़्यादा 0 दिखते हैं उसी रो से या उसी कॉलम से हम एक्सपेंड करते हैं, तो हमें रो 1 में मैक्सिमम 0 दिख रहा है, तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा 1 इंटू ये वाला रो और कॉलम हटेगा, क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 0 के बराबर, यानी a प्लस बी प्लस सी इंटू अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लें उसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। दैट मीन्स नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर कर दें, मतलब अगर 1 के साथ नेगेटिव साइन है उसका स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि इवन पावर है, यानी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, और यही हमें प्रूव भी करना था, तो ये हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज़ विद एग्जांपल समझ में आई हैं, और हमने साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे इन प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करना है अपने क्वेश्चंस में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आते हैं आपसे मिलने अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।